हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 30 दिसंबर। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है, अभी आपने कुछ टाइम पहले न्यूज़ में सुना होगा कि कतर में 8 एक्स नेवल ऑफिसर थे, उनको डेथ पेनल्टी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद में भारत में काफ़ी विरोध हुआ था, विपक्ष द्वारा काफ़ी हंगामा किया गया था और साथ ही साथ में भारत के लिए एक काफ़ी चैलेंज बन गया था। तो अभी ये जो मामला चल रहा था पहले, वो कतर की एक लोअर कोर्ट थी, उसके द्वारा दिया गया था। जो भारत के पास में 3 ऑप्शन थे कि भारत एक तो अपर कोर्ट में अपील कर सकता है और साथ ही साथ में कतर के जो अमीर है ना, उनसे अपील कर सकते हैं कि कतर के अमीर है वो किसी पर्सन की डेथ पेनल्टी को माफ़ कर सकते हैं, उनके पास में ऐसा अधिकार है। जो भारत अपने कूटनीतिक संबंधों का सहारा लेते हुए कतर के अमीर से रिक्वेस्ट कर सकती थी कि वे वो हमारे 8 नेवल ऑफिसर हैं, उनकी सज़ा कम कर दे या उनको माफ़ कर दे। इस प्रकार का भारत कोशिश कर सकती थी, बट भारत ने ऐसा न करके ये पूरा केस है वो लड़ा गया था। कतर की जो अपर कोर्ट थी उसमें लड़ा गया था और अपर कोर्ट ने भारत के जो 8 एक्स नेवल ऑफिसर थे उनकी सज़ा पर रोक लगा दी है, उनको फांसी अब नहीं दी जाएगी। तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, भारत की डिप्लोमेसी की दृष्टि से भी ये बहुत बड़ी जीत है और एक अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए। दूसरी टॉप न्यूज़ में ये है कि पेगासस सॉफ्टवेयर है, वो जासूसी के लिए सॉफ्टवेयर, उसका यूज़ किया जाता है। इससे रिलेटेड अभी वायरल न्यूज़ आई है कि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब एक बार हम कतर की मैप देख लेते हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर ये कहाँ का? इजराइल का सॉफ्टवेयर। इजराइल का मैप आप देख लेना। न्यूज़ तो हमारे लिए इतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इसका मैप देख लेना, बार बार ये न्यूज़ में आता रहता है। तो इजराइल का मैप आपने देख लिया होगा। कतर की मैप की बात करें तो देखो, ये कतर की लोकेशन है। आसपास की कंट्री देख लो, ये सऊदी अरेबिया है, ऊपर ये बहरीन है, ये देखो कतर ऐसे लंबा सा बना हुआ है सऊदी अरेबिया के ऊपर, ये कतर है। इधर ही यूएई है, इधर पर्शियन गल्फ है, इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ठीक है, तो ये पूरी लोकेशन आप देख लेना। मैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैप बेस क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं हमारे पहला आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल जल जीवन मिशन के बारे में। तो क्या न्यूज़ में क्यों है जल जीवन मिशन है, वो न्यूज़ में क्यों है? इस मिशन के तहत 72% है वो ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ जल है वो मिलना स्टार्ट हो गया है। क्यों न्यूज़ में? इस मिशन के तहत 72% जो ग्रामीण परिवार हैं उनको नल के माध्यम से पानी मिलना प्रारंभ हो गया, स्टार्ट हो गया है। देखो, हमारा टारगेट था स्वच्छ जल, जो जल मिशन है ना, जल जीवन मिशन, इसके अंतर्गत कि 100% ग्रामीण यानी रूरल हाउस होल्ड को स्वच्छ जल प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस टारगेट था, 100% तो हुआ नहीं है, अभी 72% है वो नल के माध्यम से 72% ग्रामीण परिवारों को पानी मिलना स्टार्ट हो गया। इसलिए न्यूज़ में अब इस मिशन की बात करें तो इस मिशन का जो टारगेट था 2024 तक स्वच्छ जल और शुद्ध जल है पानी वो नल के माध्यम से, देखो स्वच्छ और शुद्ध जल है, स्वच्छ वो शुद्ध जल है वो नल के माध्यम से हर ग्रामीण परिवार को, हर ग्रामीण परिवार, ये फैक्ट ये याद रखना। ऐसे प्रीलिम में आ जाएगा कि किसको मिलना चाहिए, ये टर्मिनोलॉजी से खेलते, वर्ड से खेलते हैं। तो ये स्वच्छ और शुद्ध जल है वो जो कि हर ग्रामीण परिवार को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। ऐसे पूछ लें कि इसमें किसे पहुंचाने का रखा, तो हर ग्रामीण परिवार को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था 2024 तक। ठीक है, और ये फंक्शनल टैप नल कनेक्शन पहुंचाने की थी। फंक्शनल मीन्स चालू, पूरे स्वचालित रूप से काम कर रहे हो, तो फंक्शनल टैप नल पहुंचाने का टारगेट रखा गया था। और इसका थीम भी है, तो हर घर जल ये थीम ही है। और इसके साथ साथ घरों के अलावा स्कूल है, आंगनबाड़ी है, वहाँ पर भी इस प्रकार की सुविधा पहुँचाने की बात की गई थी। और ये ज़्यादातर डेजर्टिक जो एरिया है, डेजर्ट रीजन, उसमें भी पहुँचाया जाए ताकि वो पानी की ज़्यादा किल्लत तो वहीं होती, तो वहाँ पर भी शुद्ध जल पहुँचाया जाएगा। कंपोनेंट की बात करें तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट थे, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी को ध्यान देखिए, बहुत बड़ा वो जो ये प्रोग्राम था ना, योजना, ये बहुत बड़ी थी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर की गई थी। जैसे सस्टेनेबिलिटी है, उसको ध्यान रखना जाएगा। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का ध्यान कैसे रखा गया? सस्टेनेबिलिटी का तो इसके ध्यान रखेगा कि जो रिचार्ज जल है उसको रीयूज किया जाए, अगर वेस्ट वाटर है तो उसे रीयूज किया जाए, जो प्रदूषित जल है उसको वापस पीने योग्य बनाया जाए, या फिर उसका यूज़ खेती में हो तो उसे रीयूज किया जाए। कम्युनिटी को अप्रोच किया जाए, कम्युनिटी मतलब जो समुदाय है उसको भी साथ में लेके चला जाए, ताकि जो भी ये सब कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा भागीदारी, बिना कम्युनिटी के कोई भी काम नहीं होता है, तो कम्युनिटी की भागीदारी को भी शामिल करवाया जाए। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, टेक्नोलॉजी का, ऐसे जो वाटर है उसमें प्रदूषक बहुत ज़्यादा है, पोल्यूटेंट बहुत ज़्यादा है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू उन पोल्यूटेंट को हटाया जाए और जल को पीने योग्य बनाया जाए। अब इसमें मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री है, वो इसमें शामिल है। तो इसको सारी देख रेख कौन करेगी? तो जल शक्ति मिनिस्ट्री करेगी। और ये जो हमारा स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन है और स्वच्छ भारत मिशन है, उसकी अंदर की शामिल है ये मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट था ओपन डेफिस, जो 100% है वो ओपन डेफिकेशन, मतलब खुले में शौच जाते हैं ना, उनसे मुक्त करना भारत को 100% हमारे टारगेट था।
ठीक है, तो इसे 2019 तक ओपन डेफिकेशन है उसे समाप्त करना है। इसे लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था इस स्वच्छ भारत मिशन को, और इसका एम था कि 2019 तक, जो 2 अक्टूबर 2019 से वहाँ तक 100% ओपन डेफिकेशन फ्री करना है। भारत में जो ओपन डेफिकेशन है वो नहीं होना चाहिए, इससे 100% ख़त्म कर देना है। और इसमें क्या किया, सैनिटेशन कवरेज दी जाएगी, इसमें वो बाथरूम बनाया जाएगी, हर घर में बाथरूम बनाया जाएगा। तो कंप्लीट ये पूरा प्रोग्राम था। ठीक है, हर राज्य और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में शामिल है। फिर इसका एक फेज़ 2 भी लॉन्च किया गया था। फेज़ 2 में, तो फेज़ 1 में ओपन 100% एप्लीकेशन ओपन नहीं हुआ था, फ्री नहीं हुआ था, तो इसके लिए फेज़ 2 भी ओपन किया गया था, जिसे प्लस कहा गया था, ये अपने ओपन डेफिकेशन प्लस कहा गया था। तो इसी टारगेट रखा कि 2024 तक ओपन डेफिकेशन प्लस को अचीव करने का टारगेट रखा गया। इसमें क्या क्या होता है, इसमें तो पहले तो बाथरूम बनाए जाएंगे, 100% घरों के पास में बाथरूम होने चाहिए, घरों के साथ में डेफिकेशन है उससे 100% फ्री किया जाएगा। साथ ही साथ में जो वेस्ट होगा ना, उस वेस्ट का रीयूज किया जाएगा, उसको अच्छे से मैनेज किया जाएगा, वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छे से हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। खाद के रूप में इसका यूज हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये पूरा ब्रॉड लेवल पे होता था। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था, जल मिशन से संबंधित। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अमृत भारत एक्सप्रेस के बारे में। आपने सुना होगा, एक वंदे भारत जो ट्रेन चलाई जा रही है, जो काफ़ी रिच पर्सन होते हैं उनके लिए, काफ़ी इसकी किराया वगैरह है तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा है। बट जो अमृत भारत एक्सप्रेस है ना, इसे आम आदमी के लिए, जो मिडिल क्लास उनके लिए चलाया गया, ताकि अफोर्डेबल भी हो, सब इसका यूज़ भी करें और अच्छी सुविधा भी मिल सके, इसलिए अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी। और न्यूज़ में क्यों, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा अमृत भारत ट्रेन लॉन्च की जाएगी, वो अयोध्या से लॉन्च की जाएगी, इसीलिए न्यूज़ में इसकी बात करें तो इसका ओरिजिनल जो इसका नाम था ना, वो था वंदे भारत, यानी साधारण वंदे भारत, जो आम आदमी के लिए हो। वंदे भारत तो हाई क्लास के लिए, तो इसका नाम था ओरिजिनली साधारण वंदे भारत, जो कॉमन लोगों के लिए। बट ये क्या, साधारण वंदे भारत से तो कन्फ्यूज हो जाते, तो अब बाद में इसका नाम चेंज करके रख दिया, अमृत भारत एक्सप्रेस रख दिया गया। और इसे कॉमन पर्सन के लिए डिज़ाइन किया गया था। और जो वंदे भारत है वो हाई क्लास इंडिविजुअल के लिए, उसका रेंट वगैरह पैसे वैसे बहुत ज़्यादा, किराया वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसे अमृत भारत को लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की जा रही है और किसके द्वारा की जाए, तो इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है ICF चेन्नई द्वारा। एक इंडिया की कंपनी है ICF, जो ट्रेन को डिज़ाइन करने का काम करती है, ICF चेन्नई, उसके द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा। और इसमें पुल और पुश टेक्नोलॉजी होगी। पुल और पुश टेक्नोलॉजी क्या होगी, पुल का मतलब होता है खींचना, तो आगे एक इंजन होगा जो खींचने का काम करेगा, और पीछे से एक इंजन होगा वो धक्का देगा, मतलब एक आगे से खींचेगा और पीछे से एक धक्का देगा, ताकि स्पीड और अच्छे से स्मूथली चल सके और स्पीड बढ़े। एक इंजन काम करेगा तो इतनी स्पीड नहीं पकड़ पाएगी जितनी 2 इंजन से वो स्पीड पकड़ेगी। ठीक है, तो इसमें पुल और पुश टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। और इसकी स्पीड की बात करें तो ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। सेमी सुपरफास्ट ट्रेन है। सुपरफास्ट वंदे भारत से सुपरफास्ट है, बट ये सेमी सुपरफास्ट ट्रेन है। इसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो बनाए गए हैं। इसमें AC नहीं, नॉन AC है। वंदे भारत के AC है ना, तो ये नॉन AC, ताकि इसका किराया वो कम हो। और इसमें एक्सेसिबिलिटी है, उसे बढ़ाई गई है। एक्सेसिबिलिटी मतलब वॉशरूम है, बाथरूम है, सैनिटेशन है, उसका ध्यान रखा गया है। कोच की बात करें, इसमें 12 कोच होंगे। स्लीपर डिब्बे भी इसमें शामिल है, स्लीपर कोच भी है और नॉर्मल कोच भी है इसमें, तो इस प्रकार की है। और इसमें जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर है ना वो अलग अलग, जैसे डिब्बे होते हैं ना, कोच होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ ही साथ में से ना, देखो ट्रेन होती स्मूथली चल रही है, तो रोकते टाइम क्या धक्का लगता था, बट इसमें ऐसा सिस्टम किया गया है ताकि रोकते टाइम धक्का ना हो, इसलिए क्या किया गया, सेमी परमानेंट क्लप का यूज़ किया गया। सेमी परमानेंट क्लचर क्या होता है, ताकि ट्रेन जब रुके ना तो धक्का न लगे, इसलिए सैनिक परमानेंट क्लचर का यूज़ किया गया ट्रेन को रोकने के लिए। ठीक है, और डिब्बों के बीच में जो खाली जगह होती थी, ताकि इसमें क्या स्मूथली चल नहीं पाती थी, उसको भी अब हटा दिया गया। तो इस प्रकार की काफ़ी अच्छी ट्रेन बनाई गई है। ये पूरा था अमृत भारत एक्सप्रेस के बारे में। हमने टेक्नोलॉजी भी देख ली, किसने बनाई, ICF द्वारा, वो भी देख लिए, और क्यों बनाई हम सब ने देख ली। तो चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है भारतीय जो रिसर्च स्टेशन है, भारतीय रिसर्च स्टेशन द्वारा आयनोस्फीयर में कुछ सीक्रेट है उसको खोजा गया है। क्यों न्यूज़ में, भारतीय रिसर्च स्टेशन, जो हमारा भारतीय रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, उसके द्वारा आयनोस्फीयर में कुछ वेरिएशन देखा गया है। और इसने जो लास्ट 10 सालों के डेटा है उसका अध्ययन किया, और उसके बाद में एक निष्कर्ष निकाला है कि जो आयनोस्फीयर है उसमें जो सीजन होता है, वेदर के अकॉर्डिंग वहाँ पर बदलाव देखा जाता है, वेदर के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजेज आते हैं। ये किसने कहा, भारतीय रिसर्च स्टेशन ने एक पब्लिश किया, जनरल पब्लिश किया, उसके अकॉर्डिंग बात की गई है। तो एक बार पूरी लेयर को देख लेते हैं और बाद में देखेंगे ये भारतीय रिसर्च स्टेशन कहाँ है। तो लेयर की बात करें ना, अर्थ की अलग अलग लेयर होती है, अर्थ की एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर होती है।
उसमें सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, जो अर्थ से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद में होती है, और जो वाटर वेपर है, एरोसेल है, वो इसी में होते हैं, जो ट्रोपोस्फेयर में होती है। फ्लाइट वगैरह है वो भी ट्रोपोस्फेयर में चलती है। इसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर, जो 11 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही है। उसके बाद में होता है मीजोस्फेयर, जो 50 से 80 किलोमीटर की होती है ऊंचाई तक, रॉकेट वगैरह यहीं पर चलते हैं। उसके बाद में थर्मोस्फेयर, जो 80 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं, टेम्परेचर यहाँ का बहुत अधिक होता है, और अंतरिक्ष यान वगैरह वो यहीं पर चलते हैं। और उसके बाद में आता है एक्सोस्फीयर, जो एंड है, 800 किलोमीटर से एंड तक चलता रहता है। यहाँ पर कोई मौसम नहीं है, कोई वेदर नहीं है, कोई विंड नहीं है, एकदम शून्य है, निर्वात में ही पूरा एक्सोस्फीयर है वो पूरा। और अब आइनोस्फीयर की बात करें तो आइनोस्फीयर है वो मीजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, पहले होता है मीजो, फिर थर्मो, फिर एक्सोस्फीयर, ये तीनों का ओवरलैप करता है। यहाँ से देखो मीजो, थर्मो और एक्सो, ये तीनों, तो तीनों को ओवरलैप करता है कौन सा स्फीयर, आइनोस्फीयर की बात करें। पर्टिकुलर किसी एक को आइनोस्फीयर नहीं माना जाता है, तो तीनों को ओवरलैप करके आइनोस्फीयर बनता है। इसकी जो बात करें तो 50 से 800 किलोमीटर तक के बीच में आता है आइनोस्फीयर। और यहाँ पर आयन पाए जाते हैं। आयन के इलेक्ट्रिक कण होते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कण होते हैं। तो यहाँ से जो अर्थ से रेडिएशन जाती है ना, जो टीवी वगैरह के सिग्नल जाती है, तो वहाँ से टकराते हैं आइनोस्फीयर में, आयनों से टकराते हैं। और इन दोनों का जो होता है ना, जो प्लस माइनस वो अलग अलग होता है। तो वहाँ से वो टकरा के आयन होता है अलग होता है, तो वहाँ से टकरा के ये जो रेडिएशन है तो वापस अर्थ पे आ जाती है। इसीलिए जो हमारे टीवी वगैरह वो सिग्नल पकड़ते हैं और काम करते हैं, तो वो आयनोस्फीयर से वापस रिफ्लेक्ट करके वापस अर्थ पे आते हैं। ये बात आपको समझ में आएगी। और यहाँ पे रेडियो एक्टिव रेडिएशन भी काम करती है, और अर्थ से जाने वाली रेडिएशन यहाँ से आप वापस आती है। तो ये पूरा आइनोस्फीयर के बारे में था। और अभी न्यूज़ में यही था कि आइनोस्फीयर में कुछ जो सीजन होते हैं, वेदर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ बदलाव देखा गया है, ये भारती ने कहा है। अब भारतीय रिसर्च स्टेशन की बात करें तो भारतीय रिसर्च स्टेशन जो अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिक में, तो आर्कटिक में नहीं, एक आर्कटिक है एक अंटार्कटिक है। आर्कटिक अलग है, अंटार्कटिक अलग में। आर्कटिक में हमारा दक्षिण गंगोत्री के बारे में सुना होगा, तो वो आर्कटिक में। तो अंटार्कटिक की बात करें तो अंटार्कटिक में ये है भारतीय रिसर्च स्टेशन। ये मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के बाद में भारत का तीसरा रिसर्च स्टेशन है। भारत के जो 3 रिसर्च स्टेशन है, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और ये भारतीय रिसर्च स्टेशन। इसे लॉन्च किया गया था 2012 में, इसे लॉन्च किया गया था। और काम यही काम वहाँ से जाके रिसर्च करना, अंटार्कटिक में जाके रिसर्च करना है। और भारत इस प्रकार का जो ये रिसर्च स्थापित करने वाला देश है, 9वां देश बन गया। इससे भारत से पहले 8 देश है ऑलरेडी इस प्रकार का रिसर्च स्टेशन बना चुके हैं, तो भारत 9वां देश बन चुका है। ठीक है, ये पूरा इससे संबंधित था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में। एक देश एक राशन कार्ड स्कीम के बारे में न्यूज़ में क्यों है? इस स्कीम के तहत वन नेशन वन राशन स्कीम के तहत रिकॉर्ड तौर पर पोर्टेबिलिटी देखी गई है। इसका मतलब क्या है? ये जो स्कीम है ना, एक देश एक राशन, इस स्कीम के तहत जो एक जगह से दूसरी जगह मजदूर जाते हैं तो वो वहाँ जाके इस रेशन का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार यूज़ करने वालों की संख्या है ना, वो रिकॉर्ड तौर देखेगी। लाखों करोड़ों लोगों ने इस प्रकार की सुविधा का लाभ उठाया है। इसलिए न्यूज़ में अब पूरी स्कीम के बारे में बात करें। इस स्कीम के पहले क्या होता था, अगर आपका जो ये राशन है, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो और आप दिल्ली में हाउस होल्ड हो, वहाँ पर आपका राशन बना हुआ है और अब आप काम कर रहे हो मुंबई में काम कर रहे हो, तो अगर आपके पास में राशन दिल्ली का, तो आप दिल्ली से ही जो भी आपको अनाज वगैरह लेना है वो दिल्ली से ले सकते हो। मुंबई में इसका कोई यूज़ नहीं हो सकता है। तो ये जो वर्कर वगैरह होते हैं ना, ये तो दूसरी जगह रहते थे, इनको ज़्यादा तो रेशन की ज़रूरत पड़ती है, बट वो दूसरी जगह चले जाते थे तो इसका यूज़ कर नहीं पाते थे, तो उनको अनाज मिलता नहीं था। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले होते हैं ना, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अनाज को, वो इसका फ़ायदा भी उठाते थे। कई फर्जीवाड़े भी चलते थे, फ्री में अनाज ले लेते थे, वो बेच देते थे अलग अलग रेट में, इस प्रकार का चलता था। बट इस स्कीम के हेल्प से अब वो किसी भी स्थान का, जैसे मुंबई में रह रहा हो, दिल्ली में काम कर रहा हो, दिल्ली का व्यक्ति कहीं और काम कर रहा हो, तो इस स्कीम के तहत इसे आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया और वो आधार कार्ड ले जाकर अपने बायोमेट्रिक के माध्यम से कहीं से भी अनाज ले सकता है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि ये जो वर्कर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करते हैं, तो उनकी हेल्प हो जाएगी अब, क्योंकि वो कहीं से भी अनाज ले सकते हैं। तो पोर्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और नेशन वाइड नेशन में कहीं से भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहुत ही बेनिफिशियल है, ये जो वर्कर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, और हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है NFSA, उसके लिए भी, क्योंकि उसमें कहा गया कि हर किसी को फूड की सेफ्टी होगी, फूड की सिक्योरिटी होगी, ऐसी बात की गई है, उसे भी पूरा करने में इससे हेल्प हो जाएगी। और एम की बात करें तो एम यही है, जो माइग्रेंट्स और पुअर पर्सन है ना, उनको एम्पावर करना है। एम्पावर कैसे करना है? उनको अनाज देना है कम रेट में, तो वो दिया जाएगा इसी स्कीम के तहत दिया जाएगा, ताकि वो कार्ड का कहीं पे भी यूज़ कर सके। नोडल एजेंसी की बात करें तो नोडल एजेंसी है वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नोडल एजेंसी है। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है,
ये कंज्यूमर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो नोडल एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पीडीएस का काम है तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, आप ऐसे आइडिया भी लगा सकते हो। और इसमें आधार कार्ड का बायोमेट्रिक्स है वो उसका यूज़ किया जाएगा और उसके माध्यम से आप अनाज ले सकते हो। और कैसे यूज़ किया जाए, प्रोसेस की बात करें तो देखो आपने देखा होगा जो कहीं मॉल वगैरह में गए होगे तो कार्ड स्वाइप करने की मशीन होती है, तो यहाँ पे भी आधार कार्ड के लिए ईपीओएस डिवाइस होते हैं, वहाँ पर आधार कार्ड लगाओ और आधार कार्ड लगा के आपकी ओटीपी जनरेट होगी, आपकी बायोमेट्रिक है वो जनरेट होगी, इसके थ्रू आप अपना अनाज ले सकते हो। इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस काम करेगा। तो ये पूरा वन नेशन वन रेशन से संबंधित था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो चंद्रयान 4 के बारे में न्यूज़ में। अभी देखो जापान है ना, जापान की एक स्पेस रिसर्च एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा, उसके द्वारा चंद मतलब मून की सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है। तो इसके बारे में ये न्यूज़ में क्या हुआ, जापान की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जाक्सा, उसके द्वारा एक स्मार्ट लैंडर है उसे लॉन्च किया गया है। और इसकी जो सफलता है ना वो भारत के चंद्रयान 4 एंड उसकी सफलता को प्रभावित करेगी कि चंद्रयान को किस प्रकार से लॉन्च किया जाएगा वो प्रभावित करेगी। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, जो जापान का इस मिशन है इसके बारे में बात करें तो जापान ने मून की सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए एक स्मॉल स्केल एक्सप्लोर लैंडर यानी स्लिम को लॉन्च किया गया है। क्या किया जापान ने, मून की सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए स्मॉल स्केल एक्सप्लोर लैंडर को लॉन्च किया गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म है स्लिम और फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल एक्सप्लोर लैंडर, इसका नाम है। ये भेज रहा है। अब ये क्या भेज रहा है, क्यों भेज रहा है जापान? सबसे पहले जापान का टारगेट है ये मून के जो साउथ पोल है वहाँ को एक्सप्लोर करेगा, उसकी सरफेस को एक्सप्लोर करेगा। साथ ही साथ जो ये स्लिम है ना, स्लिम मिशन, इसका जो वेट है वो साइज है बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। कम कर दिया, इससे क्या होगा, इससे ये पता चल जाएगा कि इतने कम वेट में क्या वो कम वेट क्या कुछ चीज़ें कम करी होगी, जैसे उसमें इंजन कम लगे, कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर हटा दिए, तो क्या इतनी कम चीज़ें होने के बावजूद भी वो सफलतापूर्वक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। पहली चीज़ तो ये पता चल जाएगी। अगर पहुंच पाता है तो इतनी कम चीज़ों के बावजूद क्या वो अच्छे से वहाँ पर काम करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अगर वो इतनी अच्छी कम चीज़ों के साथ में भी वहाँ सफलतापूर्वक पहुँच जाता है तो इसका फ़ायदा हमारे मेन मिशन, जो हमारा मून मिशन है उसको होगा। वो कैसे होगा वो एक बार देख लेते। पहले तो इसके बारे में देखें, इसमें इक्विपमेंट वगैरह है, इक्विपमेंट उसको कम कर दिया गया है, वेट भी कम है, कम वेट के माध्यम से वहाँ पे लॉन्च किया जाएगा और इसकी सफलता को देखा जाएगा। इससे बनाया किसने? तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा द्वारा इसे बनाया गया और लॉन्च किया जाएगा। अब ये चंद्रयान मिशन 4 है, उसे कैसे प्रभावित करेगा? तो देखो इसका वेट कम है और इसकी साइज भी कम है। अब जो हमारा जो चंद्रयान 4 है उसे लॉन्च कर रहा है, कौन कौन लॉन्च कर रहा है? तो चंद्रयान 4 पर काम कर रहा है एक तो जापान की जाक्सा और इंडिया का इसरो, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अगर ये सफल हो जाता है, जो स्लिम मिशन है वो सक्सेस हो जाता है, तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा चंद्रयान 4 के लिए। इसकी टेक्नोलॉजी कौन सी है? इसकी टेक्नोलॉजी है कि इसमें वेट कम किया गया है, साइज कम की गई है। तो चंद्रयान 4 में भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। तो इसकी सफलता है वो डायरेक्टली ही चंद्रयान 4 को प्रभावित करेगी, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी का यूज आगे चंद्रयान 4 में किया जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर इस पर काम कर रही है। चंद्रयान 4 की बात करें तो चंद्रयान 4 भारत का एक मिशन है जो कि चंद्रयान 3 के मुकाबले बहुत ही बड़े लेवल पर इसे लॉन्च किया जाएगा और चंद्रयान 4 से भी ज़्यादा इसे सैंपल कलेक्ट करने हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इसको भार सौंपा जाएगा। कैसे बात करें तो चंद्रयान 3 में तो ओनली वहाँ जाके लैंड करना था, मून की सतह पर जाके लैंड करना था, बट चंद्रयान 4 में क्या होगा, मून की सतह पर लैंड करना है, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करने और पुनः अर्थ सरफेस पे आना है। ठीक है, पूरा इससे ज़्यादा मकसद सौंपे गए कि ज़्यादा काम करना है। और साथ ही साथ में चंद्रयान 3 है ना, वो मून के साउथ पोल पर हुआ था ना, तो साउथ पोल से थोड़ा दूर था, बट ये चंद्रयान 4 है ना प्रॉपर साउथ पोल पे होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा और टफ हो जाता है क्योंकि वहाँ पर अभी तक कोई गया नहीं है। और इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट 350 किलो होगा, जबकि चंद्रयान 3 का था वेट था वो 30 किलो था। तो चंद्रयान 3 के मुकाबले इसका वेट भी बहुत ही ज़्यादा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी लैंडिंग है, लैंडिंग मून की रिंग पे यानी साउथ पोल पर इसकी लैंडिंग होगी। लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन की भी कहा जाता है, क्योंकि ये लूनर है, चांद का लूनर पोल, वहाँ पर ये जाके एक्सप्लोर करेगा। इसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा और इसकी लॉन्च में जो कौन कौन हेल्प कर रहा है, वो जापान की जाक्सा और इंडिया की इसरो है, वो हेल्प कर रहे हैं और साउथ पोल पे जाके ये स्टडी करेगा। तो ये पूरा आर्टिकल था मून की, मतलब मून मिशन से संबंधित। मून मिशन 4 है ना हमारा चंद्रयान 4, उससे संबंधित था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर।
नेक्स्ट आर्टिकल है वो यूपीआई एंड टैप एंड पे के बारे में। यूपीआई टैप एंड पे के बारे में क्या न्यूज़ में, क्या एनपीसीआई ने यूपीआई में एक नया फीचर ऐड किया गया है। क्या नया फीचर ऐड किया उसके बारे में देख लेते हैं। तो यूपीआई में अब आप टैप और पे करोगे, पहले तो क्या करना था, यूपीआई से आप स्कैन करते थे, पासवर्ड लगाने की जरूरत पड़ती थी, बट इस टेक्नोलॉजी में अब क्या होगा, एनएफसी का यूज़ किया जाएगा। एनएफसी क्या है बाद में देखेंगे। एनएफसी का यूज़ किया जाएगा बाद में, जो नियर बाई आपको जिसको स्कैन करना है उसको जाकर टैप करो, टैप करते आपका पेमेंट हो जाएगा, जितना भी पेमेंट करना वो हो जाएगा। तो अब आपको कैप्चर करने की जरूरत नहीं, पिन लगाने की जरूरत नहीं है। जिसको करना है एनएफसी का यूज़ करो, टच करते ही पेमेंट हो जाएगा, डायरेक्ट स्कैन हो जाएगा और आप यूपीआई लाइट या यूपीआई पिन के थ्रू आप उससे पेमेंट कर सकते हो, ताकि समय की बचत हो जाएगी। और ये हमारी जो टारगेट है कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ा देना, लेस कैश इकोनॉमी को बढ़ा देना, उसको भी हेल्प करेगा ये। एनएफसी की बात करें तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन इसे कहते हैं, नियर जो भी आसपास में होना चाहिए, और आपके फ़ोन में भी ये एनएफसी का ऑप्शन होगा, तो इसको यूज़ किया जाता है आसपास में पेमेंट करने के लिए। इसमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज में वायरलेस कम्युनिटी को टेक्नोलॉजी है, शॉर्ट रेंज में वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन को बहुत ही जल्दी एक्सचेंज कर सकते हो। आपको जो भी फाइल वगैरह भेजनी है वो भी तुरंत ही भेज सकते हो, वो भी सिंगल टच के द्वारा। आप जिसको भेजनी है उसको जाके ऐसे टच करो, टच करते आप उसे भेज सकते हो। जैसे एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में भेजनी है तो आप दोनों फ़ोन को आपस में टकराओ, जिसमें भेजनी है जिसको पकड़ना है आपस में रखोगी तो इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड होती है, जिसका यूज़ करके टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरे शेयर होगी, क्योंकि इसमें चिप लगी होती है, जो एनएफएस है ना, एनएफसी, इसमें चिप लगी होती है। उस चिप के माध्यम से, और ये जो चिप होती है उसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो होता है, और इस जो फील्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, इसके माध्यम से ये एनएफसी है वो यूज़ करता है, और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइल शेयर करने का काम करता है। जैसे कि ये ए डिवाइस है और बी डिवाइस में आपको भेजना है, तो दोनों में ऐसी चिप लगी होगी, इन दोनों को पास में ले जाओ, डिवाइस में ऑटोमेटिकली वो फाइल शेयर कर देगी। ठीक है। दोनों डिवाइस में ये एनएफसी का होना जरूरी है, और साथ ही साथ में चिप का होना जरूरी है। यूपीआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। इसे एनपीसीआई द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था, जो मनी ट्रांसफर करने में काम आता है, और ये डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने का काम किया इसने। एनपीसीआई की बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म है, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये काम करती क्या है, यूपीआई को इसने, इसके अलावा भी बहुत सारी आपने इसके द्वारा काम देखे गए होंगे, इसने बहुत सारे और भी काम किए है। ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था यूपीआई के बारे में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। अभी क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मुस्लिम लीग एक जम्मू कश्मीर की, उसे अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग है जो जम्मू कश्मीर की, उसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया गया है। अब अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट की बात करें ना, इसे कब पास किया गया था, इसे 1967 में 1967 में पास किया गया था। क्यों किया गया था, इसका एम क्या था, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जिसे 1967 में पास किया गया था, इसका एक्ट है जो एंटी नेशन एक्टिविटीज होती है, देश की विरोधी जो एक्टिविटी होती है, जो देश की सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसके लिए खतरा हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए, कोई व्यक्ति है वो देश के खिलाफ काम कर रहा है, टेरर फैला रहा है, तो उसे रोकने के लिए इस एक्ट को लॉन्च किया गया था। इसमें कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई व्यक्ति है जो टेरर से संबंधित काम करता है, तो उसे घोषित किया जा सकता है कि आप देश विरोधी काम कर रहे हो, इसलिए आप टेररिस्ट हो। और कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो देश विरोधी काम करे तो उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति, किस व्यक्ति को घोषित किया जाए, कोई व्यक्ति है टेरर एक्टिविटी में शामिल है, कोई टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है या टेररिस्ट वाली एक्ट कर रहा है, किसी व्यक्ति को धमकी दे रहा है, जान से मारने की, इस प्रकार की धमकियां दे रहा है, तो इन सबको टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। इसमें डेथ पेनल्टीज की सजा दे सकते हैं, साथ ही साथ में लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दे सकते हैं। जांच कौन करता है, इसमें जांच एनआईए द्वारा की जाती है, और ये भारतीयों को भी शामिल है, और विदेश में रह रहे व्यक्ति वो भी भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनको भी सजा दे सकते हैं। और आप इसमें व्यक्ति को बिना किसी वारंट के 180 दिन तक आप हिरासत में रख सकते हो। बिना वारंट दिए 180 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है। और इसमें जो जमानत है वो जमानत लेना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट की। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट, जो कि भारत और इटली के बीच में हुआ। क्योंकि भारत और इटली के बीच में जो वीज़ा लेना है इससे ईजी हो जाएगा, क्योंकि इटली में है वो वर्कर कम है, वो इटली चाहता है कि भारत से हमारे पास में वर्कर आए, और अभी वीज़ा लेना टफ था तो भारत के लिए वीज़ा देना ईजी बना दिया गया, ताकि भारत है वो ईजिली से, भारतीय लोग है, भारतीय वर्कर है, भारतीय स्टूडेंट है, वो अभी जैसे अमेरिका, यूरोप, रशिया में जाते हैं तो इटली जाता है वो इटली में भी आए। तो इटली ने किया है कि हम है वीज़ा प्रोसेस उसे भारतीयों के लिए ईजी कर देते, ताकि भारतीय है वो इटली में आ सके, ईजिली आ सके, वहाँ पर पढ़ सके और रोजगार पा सके, ऐसी व्यवस्था की है। तो ये पूरा आर्टिकल था इटली के और भारत के बीच में माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट के बारे में।
तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। ये आप आज ये जो क्वेश्चन है वो देख लेना, अमृत भारत स्कीम के बारे में, आयनोस्फीयर के बारे में, भारतीय स्टेशन है उसके बारे में, एनएफसी के बारे में। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।